आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको इसके आने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए कि टेंजेंट के अलोंग कितना इनर्शिया होता है, या आप कह सकते हो कि इसके एक्सिस से, सेंटर से कितना पास करता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में उसकी हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ी देर जरा इसको समझो बेटा। हम एक काम करते हैं, पहले फिगर ड्रा करते हैं। सपोज दैट ये एक हमने कोई सरफेस लिया, कोई भी एक सरफेस ले लिया, आप किसी भी स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। ऐसा कोई नीड नहीं है कि स्ट्रक्चर में स्फेरिकल ही बनाए, सर्कुलर ही बनाए, ऐसा कुछ नहीं। सरफेस सिर्फ क्लोज होना चाहिए, बस हमको इतना लर्न रखना है। यहां पर हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये एक एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। और सेकंड जो पैरेलल होती है एक्सिस, एक हमने एक्सिस ये ले ली जिसको हमने नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, ठीक। ये हमने एक एक्स एक्सिस ली और ये हमने एक ले लिया वाई एक्सिस। क्योंकि फिगर 3D है तो लेट हम सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा बेटा जेड एक्सिस है, इसको हमने मान लिया जेड एक्सिस। अब इस फिगर को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस प्लेन सरफेस में हमारे एक्स और वाई कंपोनेंट होने चाहिए। तो एक्स और वाई कैसे, मान लो ये प्लेन सरफेस है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, एक्स वाई हो गया। ये चीज आपने पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब हमने प्लेन मोशन की बात कही थी। प्लेन मोशन क्या था, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा था, 2 डायमेंशनल, जो 2D मोशन होते हैं। अब समस्या ये है कि आपने जेड एक्सिस कैसे लिया, तो हमने जेड एक्सिस सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर लिया। अब सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर कैसे लोगे, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हमारा सरफेस, इसके 2 पोर्शन है। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि टूवर्ड्स, या तो आपकी तरफ आ रहा है या तो आपसे अवे दूर जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सरफेस है, ये इसका जेड डायरेक्शन है। जेड डायरेक्शन कहां जा रहा है, सरफेस के अलोंग, सरफेस से होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। फिगर विजुलाइज हुआ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, 2 एक्सिस हो गए। कहां पे हैं, इन अ प्लेन। कहां पे हैं, इन अ प्लेन। हमारा जेड एक्सिस कहां गया, जेड एक्सिस कहां, सरफेस के अलोंग, या तो टूवर्ड्स ऊपर की तरफ आ रहा है या तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है। हम 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये हमारे 2 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपसे कोई कहे जेड एक्सिस बनाइए, तो जेड एक्सिस बनाने के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये हमारा प्लेन, ये हमारा सरफेस। तो फिगर में अगर पेन को देखकर चलना है तो ये जेड एक्सिस है इसका, ये इसका जेड एक्सिस है। अगर कॉपी के साथ चलना है तो ये इसका जेड एक्सिस है। ये एक्स, ये वाई, और जेड एक्सिस कहां आ रहा है, इसके सरफेस के अंदर से आ रहा है, सरफेस के अंदर से। ये गोला बना, ये गोला बना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहां, तो सरफेस के अंदर से बाहर की तरफ जो आती है एक्सिस, वो होती है जेड एक्सिस। तो ये 3D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर को 2D में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने इसलिए एक्सिस को थोड़ा बेंड कर दिया और ये इसको वाई एक्सिस ले लिया। एक्स और वाई कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, जेड एक्सिस भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये बोर्ड है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। कोई कहे जेड एक्सिस कहां है, तो ये इसका जेड एक्सिस। या तो सरफेस के अंदर जा रहा है या तो सरफेस से बाहर आ रहा। फील करके देख लो, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो तीनों एक्सिस कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो 3D स्ट्रक्चर को हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जरा देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, हमको फॉर्मूला मालूम है कि आई ऑफ जेड इक्वल होता है आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस विच इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू वाई एक्सेस। मतलब जेड एक्सेस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सम है, किसका सम है? रिमेनिंग टू एक्सेस का, जो अदर हमारी दो एक्सेस बच रही हैं। तो आई जेड किसके इक्वल? आई एक्स प्लस आई वाई। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो 2D स्ट्रक्चर, खासकर लैमिनार जो सॉलिड होते हैं उनके लिए ज्यादा वैलिड होता है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा वैलिड होता है। अब एक चीज समझिए, पहला में जो सबसे मेन रूल है कि एक्स वाई और जेड एक्सेस कैसी होती है सबको मालूम है, परपेंडिकुलर। कैसी होती हैं? एक्स वाई एंड जेड सब कैसी बेटा? परपेंडिकुलर। दूसरी मेन कंडीशन, जो एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है आर लाई इन अ प्लेन। कहां होना चाहिए बेटा? हमेशा और हमेशा एक्स वाई दोनों कहां होने चाहिए? प्लेन सरफेस में। ये प्लेन सरफेस है, ये इसका एक्स एक्सेस और ये इसका वाई एक्सेस। तो प्लेन सरफेस में दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अब तीसरी बात कि एक्स वाई आर लाई इन द प्लेन, बिल्कुल ठीक है। तो जेड एक्सेस जो है बेटा, जेड एक्सेस वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जेड एक्सेस किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जरा फिगर का सोचो, ये प्लेन सरफेस, ये जेड एक्सेस है, परपेंडिकुलर है। अगर बाहर भी निकल रहा होता तब भी कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो तीन बातें ध्यान रखना, एक्स वाई जेड कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। एक्स वाई कहां होना चाहिए? आर लाई इन द प्लेन, एक सरफेस पर होने चाहिए, प्लेन सरफेस पर। और जेड एक्सेस कहां होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तब वैलिड होता है आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई, तब ये वैलिड होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बेटा यहाँ पूरे में मास भरा हुआ है, फुलफिल है। हम मान लेते हैं तो कि यहां पर हमारा एक मास दिया है डीएम, ठीक। अब डीएम आप कहां ले रहे हो? अलोंग जेड एक्सेस। आप किसके अलोंग चल रहे हो? जेड एक्सेस के, ठीक है। तो जरा सोचो कि ये एक्स एक्सेस है और ये बेटा वाई एक्सेस है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितनी होगी? शायद आपको ज्योमेट्री के हिसाब से याद हो कि ये एक्स है तो ये भी कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। फ्रंट की साइड सेम होनी चाहिए, तो अगर बेटा ये x है तो ये भी कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। अब देखो जरा, ये x एक्सेस से dm कितना दूर? ये जो dm मास है ये x एक्सेस से कितना दूर? तो मुझको लग रहा है आपको दिख रहा होगा कि ये y दूर है, क्योंकि ये y एक्सेस है तो ये भी कितना होगा? y होगा। तो ये dm मास x एक्सेस से कितना दूर है? y दूर है। तो y एक्सेस से कितना दूर है? x दूर है। क्या फिगर आपको दिख रहा है? ये जो डीएम मास आपने लिया, आप यहां भी ले सकते थे, हम यहां डीएम मास लेते। अगर हम यहां पर बच्चा डीएम मास लेते तो जरा बताओ, ये एक्स एक्सेस, बताओ एक्स एक्सेस से कितनी दूर होता? वाई, क्योंकि ये वाई एक्सेस है। अब बताओ वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस से कितना दूर? तो बेटा ये तो एक्स एक्सेस हो गई ना, तो कितना दूर होता? एक्स। तो आप ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जहां हम बनाए वहीं बना सकते हैं आप। तो ये डीएम मास एक्स एक्सेस से कितना दूर? वाई। वाई एक्सेस से कितना दूर? एक्स। तो बताओ डी आई एक्स, छोटा सा इनर्शिया जो एक्स एक्सेस में वो कितना मिला? फॉर्मूला सबको याद है, एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर। तो मास तो बेटा एम, या मास कितना? डीएम। जरा बताओ एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी? वाई। तो क्या मैं यहाँ आर स्क्वायर लिखूं कि वाई स्क्वायर लिखूं? वाई स्क्वायर लिखूंगा। तो बताओ डी आई वाई कितना? तो डीएम इंटू बेटा वाई एक्सेस से कितना दूर? एक्स। तो बच्चा क्या लिखूंगा? इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा बताओ एम ओ आई अलोंग जेड एक्सेस, आपने किसके एक्सेस के अलोंग लिया है? जेड एक्सेस। तो बेटा इस डिस्टेंस को, ये जेड एक्सेस, ये हम लेट कर लेते हैं कितना दूर? जेड एक्सेस से कितना दूर? आर। कितना दूर मान लिया? आर। तो बताओ डी आई जेड इक्वल, फॉर्मूला बताइए क्या होता है? सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा एम, बोलो क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है कि आर स्क्वायर, ये क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या है? आर स्क्वायर किसका सम दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द सम ऑफ, किसका सम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताओ यहां पर क्या लिखूंगा हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा ब्रैकेट ओपन करो बेटा, तो बना डी आई जेड इक्वल, बेटा इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाओगे तो एम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम ऑफ वाई स्क्वायर, तो सिग्मा एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम इंटू वाई स्क्वायर। ये आपने एक चीज गौर की थी, एक्स एक्सेस का डीएम कितना दूर था? वाई।
कितना दूर था y, और y एक्सिस का dm कितना दूर था x। तो क्या ये आप नहीं कह सकते ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया y का है? जरा देखिए कितना है, m इंटू एक्स स्क्वायर, m इंटू एक्स स्क्वायर, y एक्सिस से कितना दूर x एक्सिस। अब बताओ क्या ये इस फॉर्मूले को मैं ये नहीं कह सकता मोमेंट ऑफ इनर्शिया x का? तो बताओ यहां से क्या प्रूव हो गया, डी आई जेड इक्वल डी आई वाई प्लस डी आई एक्स। तो क्या लिख सकते हो, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। एक बात को फिर से ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में दो बातें हैं बस। पहली, एक्स वाई ऑलवेज लाई इन द प्लेन, हमेशा एक्स वाई कहां होने चाहिए, प्लेन सर, ठीक है। फिर बेटा थर्ड दूसरी बात क्या है, जेड एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जेड एक्सिस कहां होना चाहिए, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारा बोर्ड, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो कोई पूछे जेड एक्सिस कहां है, तो या तो जेड एक्सिस अंदर की तरफ जाएगा और या तो जेड एक्सिस बाहर की। तो आप फिगर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा एक्स वाई एंड जेड, ऑल ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर, सब कैसे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होती है। तो बेटा हमने क्या प्रूव किया, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस से डीएम मास कितना दूर, वाई दूर, तो वाई एक्सिस से डीएम मास कितना दूर, एक्स में, ठीक है। तो बेटा डी आई एक्स का कितना, डीएम इंटू वाई स्क्वायर, और डी आई वाई का कितना, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है कि जेड एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, तो मैंने बना ली आर डिस्टेंस। तो डी आई जेड इक्वल सिग्मा आर एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह बेटा मैंने क्या लिखा, ये 90 डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दिया, क्या मिला, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई स्क्वायर। फिर से इस बात को समझना बहुत मन से, हमने रिंग के लिए MOI प्रूफ किया है। रिंग के लिए कहां से बेटा, आपने सब जगह लिखा होगा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपने जितनी भी सेंटर ऑफ मास की प्रूविंग की है वहां पर एक ही बात लिखी है कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहां से पास करें, सेंटर ऑफ मास से। सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक रिंग है, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें एक कंडीशन और बढ़ा सकते हो चाहो तो, कि ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सिमेट्रिक हो, तो ये बेस्ट वर्किंग करती है। भाई से पूछ सकता है ना कि जैसे फिजिक्स से पूछा जाता है कि ये केस मोर सेंसिटिव कब होगा, मोर सेंसिटिव का मींस सबसे अच्छा वर्क कब करेगा। तो सबसे अच्छा वर्क तभी करेगा जो एक्सिस पास कर रही हैं, तो मास आर सिमेट्रिक, मास सब जगह कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो ये कैसा वर्क करेगा, बेस्ट वर्क करेगा। वर्क वैसे भी करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में लोग पूछ लेते हैं कि बेस्ट वर्किंग कब देगा, तो बेस्ट वर्किंग तभी देगा जब मास कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। मान लो ये मैंने एक रिंग बनाई, और रिंग के लिए बेटा ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक। ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। अच्छा बताओ, जब सेंटर ऑफ मास से पास करता था तो शायद आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने प्रूविंग की थी mr स्क्वायर। रिंग का 1 होता है, सॉलिड डिस्क का 1/2 होता है, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है, हॉलो सिलेंडर का 1। ये सारी प्रूविंग हो चुकी थी, तो वो लर्न होना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये चीज नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो बताओ आई ऑफ जेड कितना, mr स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, और बेटा ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये बेटा कौन सा एक्सिस, जेड, जो किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। हमने कहा फाइंड, निकालो आई ऑफ एक्स एक्सिस। क्या चाहिए हमको, आई ऑफ एक्स एक्सिस का। हमको क्या मालूम है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज बिहेव लाइक अ जेड एक्सिस। यहां किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, जेड एक्सिस का। तो जेड एक्सिस का क्या मैं आई जेड नहीं लिख सकता, mr स्क्वायर। अगर यही हमारी सॉलिड डिस्क होती तो मैं क्या लिखता, हाफ mr स्क्वायर। रिमाइंड है बात की नहीं। तो बताओ फॉर्मूला क्या, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। तो बोलो बेटा आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई बेटा सेम होते हैं,
क्यों सेम होते हैं? क्योंकि एक्स एक्सेस लोगे तो डिस्टेंस वाई एक्सेस की लेनी पड़ती है, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग लोगे तो डिस्टेंस किसकी लेनी पड़ती है? एक्स एक्सेस की। अब यहाँ पर एक्स वाई कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। यहाँ पर मास का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक। ध्यान रखना जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वो 99% मास कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ऊपर नीचे सब मास बराबर होगा। तो बताओ बेटा आई ऑफ वाई को भी क्या लिख सकते हैं? आई ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बोलो आई जेड कितना बेटा? एम आर स्क्वायर इक्वल टू ऑफ आई एक्स। तो बोलो आई एक्स कितना बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2। बताओ एक्स एक्सेस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? एम आर स्क्वायर बाई 2, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास इज बिहेव एज अ जेड एक्सिस। किसकी तरीके बिहेव कर रहा है? जेड एक्सिस। तो आई ऑफ एक्स कितना मिला? एम आर स्क्वायर बाई 2। सपोज दैट, मैं थोड़ी देर इसको पहले नोट कर लें आप। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल देखिए कैसे करेंगे। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल दे देता है, ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक। अब ये ट्रायंगल नाम लिख दीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। और ध्यान सुनिएगा बेटा, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए एक्स एक्सेस, इसको मान लीजिए वाई एक्सेस, और बेटा इसको आप मान लीजिए जेड एक्सेस। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब मैंने कुछ समझाया था कि अगर फिजिक्स में कुछ ऐसा बना हो तो होता है इनसाइड। कहा जाता है? इनसाइड। और फिजिक्स में ऐसा कहीं बना दिख जाए आउटसाइड। तो समझ जाओ ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये बाहर निकल रही है जेड एक्सेस। बोलो इतनी बात ठीक है? ये बेटा डिस्टेंस, इसको मैं एक्स एक्सेस में ये डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं, और बेटा इसको भी मान लेते हैं एच। ये भी हाइट एच है और ये भी डिस्टेंस कितनी है? एच। क्या आपको याद है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर लैमिना के बेस से, आपको शायद आप ऐसे फिगर बनाते थे, आप बेस से पढ़ते थे, शायद आपको याद है वो कितना आता था? आई इक्वल एम एच स्क्वायर बाई 6। इसके पहले लेक्चर पढ़ाया गया था। आई इक्वल एम एच स्क्वायर बाई 6, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलता था? बेस से कितना ऊपर? h बाई 3। गुड बेटा, बेस से कितना ऊपर मिलता था? h बाई 3। अब दिमाग लगाना, ये बेटा कैसा है? सॉलिड लैमिना। सॉलिड लैमिना मतलब मास फुलफिल भरा हुआ है। तो सॉलिड अगर लैमिना है तो हम एक काम करते हैं, अपने ही तरीके से काम करें। कैसे? थोड़ी देर तो समझना। ये बताओ एक्स एक्सेस, हम हमेशा कौन सी डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर। कौन सी लेते हैं? थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लो बेस, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको मैंने मान लिया बेस। ये कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस है तो क्या मैं इसको आई वाई लिख दूं? आई वाई। क्या आई वाई से एक्स जो दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? ये वाई एक्सेस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? एक्स। एक्स को मैंने क्या माना है? एच माना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या? एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या? एम आर स्क्वायर। लेकिन यहां आर को कितना माना आपने? एच माना। तो क्या मैं लिखूंगा एम एच स्क्वायर बाई 6? आप कहते ये क्यों लिखोगे? एच स्क्वायर बाई 6 लिखेंगे कि नहीं? अरे जरूर लिखेंगे बेटा, ये बेस है और बेस से सेंटर ऑफ मास मिलेगा h बाई 3 पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ये लिखा है m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई 6। तो m मास हो गया और बेटा डिस्टेंस कितनी? h, तो h का स्क्वायर बाई 6। अब आ जाओ i ऑफ x में। x में बेटा इसको मान लो बेस, ये हमारा बेस हो गया। अब ये बेस हो गया तो ये कितना ऊपर? h हाइट ऊपर। h हाइट ऊपर सेम फॉर्मूला कितना? एम आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर कितना? एम एच स्क्वायर बाई 6। देखो मैंने y एक्सेस में इसको मान लिया बेस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। x एक्सेस में इसको मान लिया बेस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब बचा ओवरऑल z एक्सेस जो ये ऐसे निकल रहा है बाहर। तो क्या मैं थ्योरम लगा दूं? सॉरी, यहाँ आई ऑफ एक्स है तो आई ऑफ जेड किसके इक्वल बेटा? आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। क्या बच्चों आई ऑफ जेड ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं क्या? आई ऑफ एक्स भी सेम, आई ऑफ वाई भी सेम, तो क्या मैं 2 टाइम्स आई ऑफ एक्स लिख दूं? 2 टाइम्स आई ऑफ एक्स। बोलो आई जेड कितना? आई जेड कितना?
जो इसके सेंटर से पास करे कितना होता था, mh²/6 कितना आता था, mh²/6 mh²/6। तो बोलो कितना, mh² इक्वल बेटा क्या हो जाएगा 2ix। ठीक, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर फिनोमिना उल्टा है, आप एक चीज देख नहीं रहे हैं। ये देखो x एक्सेस, ये x एक्सेस, आपको ये माना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने ये मानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6। ठीक है, आपने इसको लिया y एक्सिस को बेस, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ कितना, mh²/6 mh²/6। ठीक, बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर जरा एक चीज गौर करो, आपको तो फाइंड करना है आई ऑफ जेड, यहां क्या फाइंड करना है, आई ऑफ जेड। तो बताओ आई ऑफ जेड इक्वल mh²/6 प्लस mh²/6, तो क्या लिख सकते हो 2mh²/6। तो बोलो कहां मिलेगा, mh²/3। बताओ जेड एक्सेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां मिल रहा है, mh²/3। फिर ध्यान समझ लेना इसको, ये x एक्सेस, ये x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, ठीक, ये मिला आई ऑफ x। अब y कैसे मिलेगा, ये बेस y का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां मिला, डिस्टेंस आपने सेम मानी, आप अलग अलग कर दोगे तो यहां सोल्यूशन में दिक्कत करेगा। आप इसको h कर लो, इसको l कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको प्लस करना पड़ेगा, यहां पर l कर लो, यहां h कर लो, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ही सिस्टम रखना तो न्यूमेरिकल आसानी से आएगा। तो कितना मिला, mh²/3। ये हो गया ट्रायंगल। अगर आपको डिस्क चाहिए, डिस्क, ये डिस्क बनी, डिस्क कैसी होती है बेटा, सॉलिड, सॉलिड डिस्क कह सकते हो, सॉलिड डिस्क। तो बताओ इसका x एक्सेस ये हो गया, इसका y एक्सेस ये बन गया, इसका z एक्सेस ये हो गया। ठीक, अब बताओ z एक्सेस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो आई जेड कितना, हाफ mr², कितना होता है, हाफ mr²। फॉर्मूला लगाओ, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ y। अभी आई ऑफ x और y दोनों सेम है, प्लेन में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई ऑफ z इक्वल 2 टाइम्स आई एक्स, बोलो आई जेड कितना, हाफ mr² इक्वल बेटा 2ix, तो बोलो आई एक्स कितना, 2 अपॉन में आ गया, तो 2 2 जा 4, 1/4। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये थी mr²/2, और ये जो दोनों लाइनें दिख रही हैं ये कितनी है, mr²/4 mr²/4। बोलो कंफ्यूजन दूर हुआ। कैसे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, यहां पर क्या था, यहां पर फिनोमिना उल्टा था, कर रहा था जेड एक्सेस में निकालो, तो हमने कहा एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर, एक को मान लो बेस और एक को मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने एक्स में किया, फिर वाई में क्या किया, इसको मान लिया बेस, इसको मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला, आई ऑफ जेड इक्वल आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। तो ये थी परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, नोट कर ले इसको। तो अब सेकंड स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस समझिए, सपोज दैट आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दे दिया, ये एक स्ट्रक्चर दे दिया है, अब यहां पर कह रहा है कि ये जो एक्सेस है बेटा, ये एक्सेस कह रहा इस एक्सेस में सेंटर ऑफ मास है, इसी एक्सेस पर है सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा हो गया COM, सेंटर ऑफ मास। तो इसको नाम लिख दीजिए BD। ठीक, तो हम एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि अब यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर आप पूरा लेट कर लोगे तो पैरेलल एक्सेस की थ्योरम नहीं बनती है। तो हम क्या करते हैं कि लेट इस सेंटर ऑफ मास के एकदम क्लोज r डिस्टेंस पर एक मास कितना है dm, r डिस्टेंस पर उसी एक्सेस से एक मास है dm। अब हमको यहां पर पैरेलल एक्सेस की थ्योरम लगानी है। तो लेट पैरेलल एक्सेस बोल रहा है, तो पैरेलल एक्सेस तो एक से प्रूव होगा नहीं, तो हम एक एक्सेस और ले लेते हैं। अब इसका नाम लिख दीजिए A और C। बेटा इसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको लेट कर लीजिए A, इसको क्या मान लीजिए A। हमको मालूम है कि ये हमारी एक्सेस सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि एक्सेस की थ्योरम अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि मास पूरे में फुलफिल है, भरा हुआ है। तो हमने कहा ऐसा करो, इस एक्सेस से स्मॉलर डिस्टेंस r पर एक dm मास ले लो।
अब उस डीएम मास पर आप पैरेलल एक्सिस की थ्योरम को अप्लाई करो। तो हम मान लेते हैं कि इस एक्सिस से जो डीएम है उस पॉइंट का नाम है पी, ठीक, उस पॉइंट का नाम है पी। थ्योरम में खासियत क्या है? पहली बात कि दो साइड लेट मिनिमम टू साइड्स आर पैरेलल, कम से कम कितनी साइड पैरेलल होनी चाहिए? दो से कम है तो अप्लाई होगा ही नहीं। सेकंड थिंग क्या है बेटा, क्या आपको चीज समझ में आ रही है कि दोनों जो साइड्स हैं इनकी जो डिस्टेंस ए है ये कैसी डिस्टेंस है? अरे भाई ये जो AC और आपने BD साइड ली है उसकी जो डिस्टेंस है ये कैसी है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। कैसी है? अरे भाई एक ऐसी डिस्टेंस है, आप इस रॉड से लोगे तो भी परपेंडिकुलर है, आप इधर रॉड से लोगे तब भी कैसी है? परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक, वन एक्सेस पासिंग थ्रू ये मानना पड़ेगा कि एक एक्सेस कहां से पास हुई? सेंटर ऑफ मास। ये आपको मानना पड़ेगा कि एक एक्सेस कहां से पास हो रही? सेंटर ऑफ मास। हमने क्या किया, लेट डीएम मास अवे फ्रॉम, किससे दूर है बेटा? बीडी। किससे दूर? बीडी से। एट डिस्टेंस आर, कितनी डिस्टेंस पर है? अब यहीं पर हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ गए? थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आया? एक एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से पास करी, हमने क्या, उससे कुछ डिस्टेंस पर डीएम मास है, उस डीएम मास पर हमको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है I इक्वल ICOM, कहां से पास किया? सेंटर ऑफ मास से, प्लस बेटा MA स्क्वायर। ये बच्चा फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम का एक प्रिंसिपल होता है, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि ये इसकी थ्योरी है। अब इसको फॉर्मूले की प्रूविंग कैसे करें? तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया लेट कौन सी एक्सेस? AC एक्सेस से जो मास हमारा क्या है बेटा? डीएम, वो बताओ कितना अवे है? गुड बेटा, कितना दूर है? A प्लस आर। आपको फॉर्मूला मालूम है कि I इक्वल सिग्मा M आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन R वो डिस्टेंस है जो एक्सेस से चाहिए, तो बताओ R कौन सी डिस्टेंस? ये है एक्सेस से डीएम कितना दूर है? A प्लस आर। तो क्या मैं यहां पर R लिखूंगा कि R की जगह R प्लस A लिखूंगा? R तो लिखूंगा नहीं क्योंकि तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। पैरेलल एक्सेस चाहिए तो आपको पहली एक्सेस लेनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्सेस से कितना डिस्टेंस है? R प्लस A। अब सोल्यूशन करना स्टार्ट करो। I इक्वल सिग्मा M R प्लस A का होल स्क्वायर, तो I इक्वल सिग्मा M R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक, ब्रैकेट ओपन करिए। I इक्वल सिग्मा M R स्क्वायर सिग्मा M A स्क्वायर प्लस सिग्मा M इंटू 2AR। ठीक, क्या ये R वाला आपको दिख रहा है? ये देखो, ये एक्सेस से कितना दूर है? R। कौन सा मास? डीएम। और बताओ क्या इसी एक्सेस में सेंटर ऑफ मास है? इसी एक्सेस में सेंटर ऑफ मास है, तो क्या मैं इसको ICOM नहीं लिख सकता? अरे भाई इसी एक्सेस में क्या है? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस से कितना दूर है? R पे दूर है, तो क्या इसको ICOM नहीं कहोगे? ये सेंटर ऑफ मास का है, तो सेंटर ऑफ मास का। प्लस बेटा क्या सिग्मा M को मैं कैपिटल M नहीं लिख सकता? सिग्मा M सबको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल M बन जाएगा। इंटू बेटा A स्क्वायर प्लस सिग्मा M इंटू 2AR। अब जरा एक चीज देखो, R क्या है? इस एक्सेस से सिंगल डिस्टेंस है। A क्या है? इस एक्सेस की डिस्टेंस है। बेटा एक्सेस बहुत क्लोज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक एक्सेस यहाँ पर ले लो एक पता नहीं कहाँ। एक्सेस आर वेरी क्लोज। जो एक्सेस का सेपरेशन होता है वो बहुत
पास पास होता है। दूसरी बात, ये जो आपने डीएम मास लिया है ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि डीएम मास ये ए से बड़ी डिस्टेंस पर ले लोगे। ये जो आपने एक्सेस से आर डिस्टेंस पर डीएम काटा है, तो ये आर वेरी क्लोज ऑफ बीडी, आर किसके बहुत क्लोज है, बीडी के। तो यहां लिख सकते हो आर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी क्लोज टू कौन सी एक्सेस, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस। सेंटर ऑफ मास से बेटा आर वेरी क्लोज, और वेरी क्लोज का मतलब तुम समझते हो फिजिक्स में, नेग्लिजिबल। क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। तो बोलो आई क्या बना, आई इक्वल आई सी ओ एम प्लस बेटा एम ए स्क्वायर। ये इसकी प्रूविंग है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बच्चा दो चीजों से बना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड जो नेट मास होगा उसका, नेट मास जो एक्सेस पर है, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है ए, उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। मतलब एक सिस्टम लेट कर लो, ये बोर्ड है, ये इसकी दो बेटा एक्सेस है, ठीक है, इसी एक्सेस में सेंटर ऑफ मास है, लेकिन पूरा सरफेस ले रहे हो आप। तो हमने कहा करेंगे कैसे थ्योरम को अप्लाई, हमने कहा है इस एक्सेस से छोटा मास डीएम आर डिस्टेंस पर मान लो, ठीक है। तो मैंने कहा इस बताओ एक्सेस से कितना दूर, तो भैया इसका सम प्लस इधर वाले का सम, तो आई इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस, पहली एक्सेस से। फर्स्ट एक्सेस कहां पे है बेटा, एसी, जो डीएम से कितना दूर है, ए प्लस आर, तो ए प्लस आर, तो यहां पर बेटा ए प्लस आर कर दिया, उसका होल स्क्वायर। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर सिग्मा एम ए स्क्वायर सिग्मा एम इंटू 2ar। बताओ ए कौन सी डिस्टेंस है, बिटवीन द एक्सेस, पैरेलल एक्सेस की बीच की डिस्टेंस। तो बेटा सिग्मा एम मिलकर पूरा मास कैपिटल एम बन गया। आप सिग्मा एम भी लिख सकते हैं, वो सिर्फ देखने में ठीक लगे इसलिए सिग्मा एम को एम लिख दिया जाता है। अब बताओ सिग्मा एम आर स्क्वायर को मैंने आईसीओएम क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहीं से तो पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लिख सकते हैं ICOM। तो हमने इसको क्या लिखा, ICOM प्लस एम ए स्क्वायर। अब बेटा ये आर को मैंने जीरो क्यों किया, ये लास्ट की एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हुई। आर को आपने बहुत क्लोज लिया, ठीक, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पे आपने डीएम काट दिया। अब आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर करने पर -4 हो जाता है। वो तो डिस्टेंस और छोटी हो गई ना, डिस्टेंस बढ़ तो नहीं रही, इसीलिए इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कि ये कैसी हो गई, नेग्लिजिबल। तो बचा क्या, आई और क्या बचा, सिग्मा एम आर स्क्वायर, जो किसका सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास का, तो ICOM प्लस बेटा एम, और ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने स्फेयर ले लिया, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे तो शायद होता है कितना, सॉलिड स्फीयर ले रहे हो तो लिखोगे 2/5 mr स्क्वायर, अगर आप हॉलो स्फीयर ले रहे हो तो लिखोगे 2/3 mr स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात सब जानते हैं। तो मान लो बेटा कि मैंने यहां पर सॉलिड स्फीयर लिया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, ये बेटा मान लो इसका एक्सेस है जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं यहां पे मास है, ये डिस्टेंस है बेटा r, ये डिस्टेंस हो गई r। अब सोचो, थोड़ी देर दिमाग लगाओ, ये इसकी एक्सेस है, अब ये इसकी एक्सेस है, तो ये इसकी एक्सेस है, ये एक्सेस कितना दूर है, a डिस्टेंस भी दूर हो सकती है या और भी डिस्टेंस दूर हो सकती है। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाना, अब मैं a ना मान के r मानूं तो आंसर एक जैसा लगेगा, यहाँ अलग आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब बताओ, जब बताओ ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करी तो बताओ इसका ICOM कितना होगा, अभी भी समझाया है, सॉलिड स्फीयर कितना, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक। अब जरा सोचो फॉर्मूला क्या है, I इक्वल ICOM ही लिखा है, ICOM प्लस एम ए स्क्वायर।
तो बेटा I इक्वल ICOM तो आपको मिल गया 2/5 mr² प्लस बेटा मास तो बच्चा m है, बच्चा a कितना, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, आपने एक्सेस की डिस्टेंस कितनी मानी है, r मानी ना, तो क्या मैं यहां पर r² लिख देता हूं, तो बताओ बेटा r², तो 5 चला गया ऊपर, तो 5 और 2 बन गया 7, तो फाइनल आंसर 7/5 mr²। ये इसका फाइनल आंसर कितना, 7/5 mr²। ऐसा ही नहीं कि ये आप इसके साथ ही कर सकते हो, जैसे सपोज दैट, पहले नोट कर लें, जगह का भाव,